Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic causes of inflation. यानी कि आज के लेक्चर में हम इन्फ्लेशन के डिफरेंट कॉजेज को डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाई देयर आर फाउंड इन्फ्लेशनरी कंडीशंस विद इन any of the economy. What are different causes? What are different reasons due to which inflationary conditions are found in any of the economy? So whenever we are talking about the inflationary conditions within the economy, then it is mainly caused by excess demand or decline in aggregate supply or output. होता क्या है, मेनली जब हम किसी भी इकोनॉमी में कहते हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, तो ये जो मेनली है डिमांड के एक्सेस करने की वजह से या फिर एग्रीगेट सप्लाई या फिर आउटपुट के डिक्लाइन करने की वजह से एग्जिस्टेंस में आती है. या तो मार्केट में डिमांड की एक्सेस हुआ है या फिर जो एग्रीगेट सप्लाई है या एग्रीगेट आउटपुट है वो लगातार डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए. जब हम एक्सेस डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन को पॉइंट आउट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड है इसमें एक राइटवर्ड शिफ्ट होता है. डिमांड इंक्रीज होगी और डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड कर्व होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व, उसमें एक राइटवर्ड शिफ्ट होगा और राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से प्राइजेस मार्केट में इंक्रीज होंगे. और जब हम दूसरे वाले केस की बात कर रहे हैं जहां एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व में और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, प्राइजेस इंक्रीज होंगे यानी कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी. तो पहले वाले केस को जहां एक्सेस डिमांड का केस बनता है उसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरे वाले केस में जहां सप्लाई क्या हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई डिक्लाइन हो रही है, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ये मैंने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में आपसे डिस्कस किया था. दो टाइप के ये इन्फ्लेशन थे जो मैंने वहां पे आपसे डिस्कस किए थे. पहला था डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. तो इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से ही इन्फ्लेशनरी कंडीशंस मार्केट में क्रिएट होती हैं. तो यहां हम डिस्कस करेंगे इन दोनों पर्टिकुलर इन्फ्लेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के. पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिमांड पुल इन्फ्लेशन की और फिर हम बात करेंगे अबाउट द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की. Now come to the very first one, that is the causes of demand pull inflation. Demand pull inflation के क्या क्या causes रहते हैं, यानी कि whenever we are talking about the increase in demand, हमें ध्यान रखिए डिमांड पुल है यानी कि डिमांड पुल हो रही है, यानी कि डिमांड इंक्रीज हो रही है. और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो इस डिमांड के इंक्रीज होने के क्या क्या रीजन्स हैं. द वेरी फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई. जब मार्केट में मनी सप्लाई लगातार इंक्रीज होगी यानी कि मनी का फ्लो मार्केट में जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा तो मनी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो परचेजिंग पावर होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और इस परचेजिंग पावर के ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा आने लगेगी पब्लिक की तरफ से. और जब डिमांड ज़्यादा आएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है और उस सप्लाई के लिमिटेड होने की वजह से जो मेन प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं वो डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं. तो इसमें एक पहला रीजन हो गया, जब मार्केट में मनी सप्लाई लगातार इंक्रीज होती चली जाती है तो इंक्रीज होने की वजह से डिमांड गुड्स की लगातार बढ़ती चली जाती है लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग सप्लाई अवेलेबल नहीं होती है जिसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज होते हैं. ठीक है. सेकेंड वन है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम. मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो कुल मिला के जो डिफरेंट फैक्टर्स वर्किंग में होते हैं उनकी इनकम्स भी लगातार इंक्रीज होती हैं. तो उससे जो हाउस होल्ड्स हैं डिफरेंट टाइप के किसी भी इकोनॉमी में, उन पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स की डिस्पोजेबल इनकम लगातार इंक्रीज होती है. अब क्योंकि हर किसी के पास पैसा अवेलेबल है तो इसी वजह से उनकी तरफ से गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है और जब इकोनॉमी में गुड्स की डिमांड लगातार इंक्रीज होती चली जाती है तो उसकी वजह से प्राइजेस उनके इंक्रीज होंगे और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. तीसरा इसमें कॉज है दैट इज नोन एज द इंक्रीज इन कम्युनिटीज एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स.
जब कोई भी पर्टिकुलर हाउस होल्ड अपनी इनकम को जनरेट करता है तो ये उस पर डिपेंड करता है वेदर ही वॉन्ट टू कंज्यूम इट, वेदर ही वॉन्ट टू इन्वेस्ट इट और वॉन्ट टू सेव इट। वो उसको कंज्यूम करना चाहता है या इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर वो उसको सेव करना चाहता है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी कम्युनिटी में जो एग्रीगेट स्पेंडिंग है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ऑन गुड्स पर जब वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है तो इसके इंक्रीज होने की वजह से डिमांड क्या होगी, इनकी इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगातार इंक्रीज हो रही हैं। और जब स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होगी गुड्स के रेफरेंस में, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इनके प्राइजेस भी बढ़ते चले जाएंगे और डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड टेंडेंसी टू होल्डिंग एंड प्रॉफिटियरिंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स। सप्लाई नहीं बढ़ रही है, रीजन क्या है, स्पेकुलेशन एक्सेसिव वे में फॉलो किया जा रहा है और जो प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स की टेंडेंसी है वो अमाउंट को होल्ड करने की हो गई, यानी कि वो अमाउंट को होल्ड कर रहे हैं और फ्यूचर में प्रॉफिट को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रेजेंट में क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो एक तरीके से जब एक्सेसिव स्पेकुलेशन की कंडीशंस बनती हैं और होल्डिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स और वो मार्केट में प्रॉपर सप्लाई प्रोडक्ट्स की नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज की डेट में अगर सप्लाई नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ेंगे तो उस बढ़े हुए प्राइस पर जब अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से जब होल्डिंग को फोकस किया जाता है और प्रोडक्शन को कम कर दिया जाता है तो उसकी वजह से भी मार्केट में डिमांड लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती है और प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन की सिचुएशन एग्जिस्टेंस में आती है। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन फॉरेन डिमांड एंड हैंस एक्सपोर्ट्स। लगातार फॉरेन की तरफ से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती चली जा रही है और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट्स भी लगातार बढ़ रहा है। अगर एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ेगा तो गुड्स की जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है और एक्सपोर्ट बढ़ने से डिमांड लगातार इंक्रीज होगी, फॉरेन डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और जहां डिमांड इंक्रीज होगी वहां इन्फ्लेशन सिचुएशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन सैलरीज, वेजेस और डियरनेस अलाउंसेस। लगातार सैलरीज इंक्रीज हो रही हैं, वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस इसे भी इंक्रीज किया जा रहा है। तो इन सब की इंक्रीज होने से कंज्यूमर्स की जो डिस्पोजेबल इनकम है, ये जो हाउस होल्ड्स की डिस्पोजेबल इनकम्स है वो लगातार इंक्रीज होती हैं और उनके इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन एग्जिस्टेंस में आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस है ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी सप्लाई लिमिटेड है और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाएगी गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती चली जाएगी और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से उनके प्राइजेस इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मार्केट में एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? जितने भी कॉजेज मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं, दीज कॉजेज में ऑपरेट सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद वन अनदर। जरूरी नहीं है कि किसी एक की वजह से हो, इसमें से कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कॉजेज एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो रही हो। ओके, नेक्स्ट वन इज द कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अभी तक हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेज को डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या है। यानी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट में कोई भी इंक्रीज ना हो और उसके बाद भी अगर गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसके पीछे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है। और इसके क्या कॉजेज हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। जब कैपिटल इक्विपमेंट डेफिशिएंट कंडीशन में आ जाते हैं या उनकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, डेफिशिएंसी के स्टार्ट होने की वजह से
जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, और इस प्रोडक्ट की कॉस्ट के इंक्रीज होने की वजह से इनके प्राइजेज भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर? सेकेंड वन इज द स्कार्सिटी ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज स्किल्ड लेबर, टेक्नीशियंस एसेंशियल, रॉ मटेरियल्स और लैक ऑफ डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि जब प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनकी स्कार्सिटी होनी शुरू हो जाए, उनकी शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो जाए, जैसे स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही है आपको, टेक्नीशियन जो आपको टेक्नीशियंस एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, डायनामिक एंटरप्रेन्योर्स की कमी आ रही है इकोनॉमी के अंदर, तो इनकी वजह से जो अवेलेबल फैक्टर्स होते हैं उनके प्राइजेस हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनली गुड्स के प्राइजेस भी हाई हो जाते हैं। थर्ड फैक्टर इज द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स फॉर अर्निंग द रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज। आप क्या चाहते हो? आप फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देते हो, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की वजह से भी क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉस्ट लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, और उसकी कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशनरी कंडीशंस एग्जिस्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन इंपोर्ट्स owing to war or restrictions on imports necessitated by an adverse balance of payments and efforts to rectify it। यानी कि इंपोर्ट्स को डिक्रीज किया जा रहा है वार की वजह से, युद्ध हुआ है कोई है ना, उस वॉर की वजह से, या फिर इंपोर्ट्स पर डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर दिया गया है। रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और उस एडवर्स इफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए आप इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो, और उस रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज करने की वजह से जो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने की वजह से प्राइजेस आपको इंक्रीज करने पड़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है आपका? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो उस केस में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और इस एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए इंपोर्ट पर डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर दिया जाता है। जब आप इंपोर्ट्स पर डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर दोगे तो जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे थे, या जो भी स्किल्ड लेबर्स या जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर चाहिए थे जिनको आप इंपोर्ट कर रहे थे, अब उन्हें आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, और उनकी जो या इंपोर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी, और जब ज़्यादा ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी तो उसकी कॉस्ट कहाँ ऐड करोगे? आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करोगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, और इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस मार्केट में एग्जिस्ट करेंगी। पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट वन इज द स्पेक्युलेटिव होर्डिंग बाय द प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड मिडिलमैन इन एंटिसिपेशन ऑफ अ फर्दर राइज इन प्राइसेस। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या मिडिलमैन हैं, ये क्या करते हैं? स्टॉक करना शुरू कर देते हैं गुड्स का। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कि प्राइजेस में आगे इंक्रीज होगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ये क्या करते हैं? इनकी होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, और होर्डिंग करने की वजह से क्या होता है? गुड्स की एक शॉर्टेज दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से इनकी गुड्स के प्राइजेज होते हैं वो गुड्स के प्राइजेज लगातार इंक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है? जब सप्लाई कम होगी ऑब्वियसली उनकी प्राइजेज ज़्यादा होंगे, और जब प्राइजेज ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मार्केट में एडजस्ट करेंगी। नेक्स्ट वन इज द ड्राउट, फेमाइन और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटी। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या सूखा पड़ गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी अगर हुई तो इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर इसका एडवर्स अफेक्ट पड़ता है, और जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं या जो गुड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि इनकी शॉर्टेज हो जाती है, और इनके कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से इनके प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाते हैं शॉर्टेज की वजह से। ठीक? नेक्स्ट वन इज प्रोलॉन्ग्ड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लंबे टाइम तक जब इंडस्ट्रीज को रेस्ट नहीं मिलता है और वो लगातार काम करती रहती हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो एक टाइम के बाद रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और उसके रिड्यूस होने की वजह से शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी मार्केट में गुड्स की तो ऑटोमेटिकली उनके प्राइजेस हायर हो जाएंगे। तो ये सारे जो पर्टिकुलर कॉजेज मैंने डिस्कस करे हैं
ये सारे के सारे कॉजेज कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, प्रोडक्ट के प्राइस के बढ़ने को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को एग्जिस्ट करने के कॉजेज को डिफाइन करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आपको, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन कंक्लूड दैट द कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन सैलरीज, वेज, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड कैपिटल इक्विपमेंट एंड ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल्स। यानी कुल मिला के जो कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन है वो सैलरीज में इंक्रीज होने की वजह से, वेजेस में इंक्रीज होने की वजह से, मशीनरी की कॉस्ट राइज होने की वजह से, कैपिटल इक्विपमेंट की कॉस्ट राइज होने की वजह से, और जो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स हैं इनकी कॉस्ट राइज होने की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थैंक यू।